Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our first lecture on laws of motion. Okay, laws of motion जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं जो अभी तक आपने नहीं सीखी थी। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद मी एंड लेट्स सी व्हाट इज़ इन द लॉज ऑफ मोशन। देखो, लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कुछ नई चीज़ें जो सीखने वाले हैं उनके जो नाम हैं। पहली बात जो नई है एकदम आप लोगों के लिए, एक का पहला नाम है इनर्शिया। ओके, दूसरा नाम है मोमेंटम। ओके, तीसरा नाम आपके लिए है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, डायग्राम है, डियाग्राम नहीं है ना, डायग्राम। ओके, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनके ऊपर सारा बेसिक कंसेप्ट बनेगा। सारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ से बनेंगे, यहाँ से। ओके, उसके अलावा आप काफ़ी और चीज़ें भी सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, जैसे सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन भी यहाँ इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें और भी चीज़ें होंगी, जैसे कि फ्रिक्शन। मैंने फ्रिक्शन को छोड़ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रिक्शन। ओके, एक और चीज़ पढ़ेंगे आप, टेंशन। ठीक है, इधर लगना था। ठीक, टेंशन पढ़ेंगे आप। ओके, आप स्प्रिंग पढ़ेंगे, यहाँ पे स्प्रिंग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में है भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड है, हैवी वेट है। यप, इट इज़ हैवी वेटेड। ओके, तो हम आज स्टार्ट करेंगे इनर्शिया से। मैंने इसमें अच्छा लॉज ऑफ मोशन नहीं देखे, लॉज ऑफ मोशन नहीं लिखे इसमें। मैंने क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वो आपके लिए नई नहीं है। नई मैंने यहाँ पे सब चीज़ नहीं बताई आपको, जो भी सारी चीज़ थी सब नहीं बताई। ठीक है, आपके लिए जो नहीं हो। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम ऑब्वियस सी बात है लॉज ऑफ मोशन है, तो वो तो कंसेप्ट में है, वो तो चैप्टर में आ चुका है लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन की तो बात होगी यहाँ पे, सब चीज़ न्यूटन के ऊपर बेस डिपेंडेंट होगा। लेकिन वो आपके लिए अभी नए नहीं है, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हो 9th और 10th क्लास में। सेम कंसेप्ट है, बस उनको एलोब्रेट करना है न्यूमेरिकल में। और न्यूमेरिकल जो होंगे यहाँ पे वो होंगे टिपिकल 9th 10th लेवल के नहीं होंगे न्यूमेरिकल, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं हूँ, लेकिन कुछ कराने पड़ेंगे ताकि आपका बेस फिर से बिल्डअप हो सके। मुझे नहीं पता अब 9th 10th में क्या क्या पढ़ के आए हैं। ओके, तो स्टार्ट करें इनर्शिया से। इनर्शिया क्या है? सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनर्शिया। आपको यदि इनर्शिया समझ में आ गया तो लॉज ऑफ मोशन के सारे कंसेप्ट आपको अपना आप समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ह्यूमन नेचर क्या है? इफ यू डू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन माइंड, ओके, इंसान के शरीर की आप उसके मानसिक स्थिति, ठीक, माइंड की जो साइकोलॉजी होती है उसको रीड करें, उसको पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि हम कोई भी काम करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कोई काम करना, इवन दो कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम बढ़ते जाते हैं आगे। ह्यूमन जो है काफ़ी हद तक अपने आप को डेवलप किया है, बट ये भी एक फैक्ट है कि कोई भी ह्यूमन, इवन दो आइंस्टाइन भी हो, ठीक है, कोई भी ले लो, न्यूटन को ही ले लो, ओके, जिसने लॉज ऑफ मोशन पूरा सिस्टम बना के रख दिया, उसको भी ले लो, तो वो भी काम करना नहीं चाहता था, उसका भी माइंड सेटअप ऐसा था। लेकिन हम काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? बिकॉज सम मोटिवेशन, बिकॉज ऑफ सम प्रेशर। दो ही चीज़ होंगी मेरे ख्याल से, तीसरी चीज़ तो नहीं होगी, है ना। लगन वाली जो चीज़ें आ जाती है वो मोटिवेशन में आ गई, इंस्पिरेशन वाली जो चीज़ होगी वो मोटिवेशन में आ गई, कि आपके पास कोई मोटिवेशन है। ओके, आप अपने आप से काम कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। आप अपने आप से कभी काम नहीं करते। आपके पीछे दो चीज़ होती हैं, या तो प्रेशर होता है या मोटिवेशन होता है। जनरली स्टूडेंट के पीछे प्रेशर होता है है ना। हाँ, जनरली टीचर के पीछे भी प्रेशर ही होता है, लाइक, है ना। सबके ऊपर प्रेशर होता है जनरली,
और जिसके ऊपर मोटिवेशन का रुख होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो परसेंटेज की बात करें तो वो 100 में से मुश्किल से 1 या 2 बंदा होगा जो मोटिवेटेड होके काम करता है। ओके, और सब पूरा ह्यूमन जो है चेंज जो है वो प्रेशर में काम करता है, अंडर सम प्रेशर। आपके पास प्रेशर क्या है? आपको 12th में पास होना है, आपको 11th में टॉप करना है, आपको जेई नीट इसमें कहीं ना कहीं रैंक लानी है, आपको सीटी में रैंक लानी है ना, आपको फ्यूचर बिल्डअप करना है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रेशर है, ये सब प्रेशर है कि मुझे ऐसा कुछ करना है। ठीक है, अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है कि भाई मेरा मन है कि मैं बड़ा आदमी बनूं, ये मेरा मन है, ये मेरे को कोई घर वाला नहीं बोल रहा है या कोई बाहर वाला नहीं बोल रहा। ओके, ये मेरा प्रेशर नहीं है, मेरा मन है, दैट इज़ मोटिवेशन, वो मोटिवेशन होता है। ठीक है, संदीप माहेश्वरी की क्लास बंद हो जाएगी ऐसा मैंने समझा दिया तो। ठीक है, आपको यदि समझ में आ गया तो सही, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना सबके ठप हो जाएंगे, क्योंकि पता चलेगा कि सेल्फ मोटिवेशन ही होता है, उसके अलावा कोई और मोटिवेशन नहीं होता। जब तक आप में अंदर ललक नहीं होगी आप काम नहीं कर पाओगे, आपके अंदर प्रेशर नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। ये है साइकोलॉजी। अब इसी को हम लेके चलते हैं फिजिक्स में, इसी को लेके चलते हैं फिजिक्स में। एज यू नो, ह्यूमन इज द पार्ट ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। भाई सीधी सी बात, ठीक है, ह्यूमन भी एक फिजिकल बॉडी ही है। आप हर चीज़ कहीं ना कहीं फिजिक्स से ही मिलके बनी है, फिजिक्स ही सब जगह अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है, बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों इंटरकनेक्टेड है। ओके, तो तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करती है। बिना फिजिक्स के बायो नहीं, बिना बायो के फिजिक्स नहीं, बिना केमिस्ट्री के बायो नहीं, बिना केमिस्ट्री के फिजिक्स नहीं, सब एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड हैं। तो अभी ज़रा ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि फिजिकल वर्ल्ड पे ही डिपेंड कर रहा है ह्यूमन। ओके, सारे के सारे लॉ फिजिक्स के ही अप्लाई भी कर रहा है और फॉलो भी कर रहा है ह्यूमन। ओके, तो क्या ये जो प्रॉपर्टी है खुद से काम ना करने की और काम करने को अपोज करने की, जो लेजीनेस जिसको हम बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं करूँगा, कुछ देर बाद करूँगा, क्या ये बॉडीज़ में भी अप्लाई हो सकती है? जो लाइफलेस हैं, जिनके पास लाइफ नहीं है, ऐसी बॉडी में भी अप्लाई हो सकती है। यही कंसेप्ट लेके आया इनर्शिया को, यही कंसेप्ट है इनर्शिया का। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो लाइफलेस बॉडी, जो फिजिकल बॉडीज हैं जनरली, उनमें जो जिनमें लाइफ नहीं है, उनमें इस चीज़ को डिफाइन करने की, लेजीनेस को डिफाइन करने के लिए एक अलग से टर्म बना दी गई। ठीक है, जैसे अब कोई भी है, जैसे कोई जानवर है, जैसे एलिगेटर है, मगरमच्छ है ना, और शेर भी है तो 16 घंटे सोता है, तो दीज आर लेजी एनिमल्स, है ना। वे काम बस तब करते हैं जब उनको भूख लगती है हद से ज़्यादा, और मार के खा के सो जाते पड़ के फिर से, है ना। तो उनके लिए हमने वो वर्ड बनाया लेजीनेस। ओके, लेकिन हम जो जिनमें सजीवता नहीं है, जो लाइफलेस हैं, जिनके पास लाइफ नहीं है, उनके लिए हम लेजीनेस नहीं लगा सकते, क्योंकि लेजीनेस इज काइंड ऑफ अ लिविंग बीइंग थिंग। ओके, तो वहाँ पे हमने एक नया प्रॉपर्टी बनाया है, इनर्शिया। देयर इज अनदर प्रॉपर्टी which is equivalent to laziness. Laziness is a kind of property of a living being की जिससे हम किसी भी काम को अपोज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ओके, या बेसिकली अपोज द चीज, दैट इज द थिंग कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं और आपका बॉस आया कि भाई वो भी काम कर दे तू, तो आप गुस्से से उसको तिरछी नज़रों से देखोगे और बोलोगे कि वो काम तो सोहन का है, मोहन को क्यों दे रहे हो, है ना। वाई? बिकॉज ही हैज़ टू चेंज इट्स माइंड, इट्स सेटअप टू गो देयर एंड वर्क देयर। मतलब अपने को पूरा चेंज करना पड़ेगा, चेंज को अपोज करना चाहेगा, और उसी चीज़ को बॉस बोलेगा कि डोंट बी लुक लाइक अ लेजी। ओके, आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, आप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो, एंड यू हैव टू डू दैट वर्क एज यू आर नॉट लेजी। ओके, समझ में आया? मतलब जो लेजीनेस होती है ह्यूमन में चेंज का अपोज करती है, ह्यूमन में चेंज का अपोज कौन करती है? लेजीनेस। ओके, और बॉडीज में, फिजिकल बॉडीज में चेंज का अपोज कौन करेगी? इनर्शिया। कौन करेगी?
इनर्शिया, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी टू विच अपोज, विच ट्राई टू अपोज, कर पाएगी नहीं कर पाएगी इट डजेंट मैटर, करेगी नहीं कर पाएगी इट डजेंट मैटर। आज को मैंने आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाई है, ओके। बट इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है विच, चलो पूरी डेफिनेशन लिख दूंगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which try to oppose any change in the state of motion of the body। बढ़िया आ गया समझ में? बढ़िया आ गया समझ में? नहीं आया? ये क्या है सर? व्हाट इज दिस स्टेट ऑफ मोशन? ये क्या है? ओके, ध्यान से सुनो। देर आर 3 स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, 3 स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कि स्टेट ऑफ बॉडी होता है, 3 टाइप की स्टेट होती है ना, है सॉलिड लिक्विड गैस, वैसे ही स्टेट ऑफ मटेरियल होता है वो। तो वैसे ही ये स्टेट ऑफ मोशन, पहला है रेस्ट स्टेशनरी, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी क्या हो 0। दूसरा है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी जहाँ पे एक्सेलरेशन 0। और तीसरा है एक्सेलरेटिंग, ओके, जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 ना हो बेसिकली, ओके। अब ये जो है इसमें कई सारे पार्ट हो सकते हैं एक्सेलरेटिंग में। इसमें सर्कुलर मोशन आ सकता है, जिगजैग मोशन आ सकता है, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी आ सकता है, और क्या नाम है आपका पेंडुलम वाला जो आपका हार्मोनिक मोशन होता है वो भी आ सकता है, वेव फॉर्म भी आ सकता है, कई सारे मोशन आ सकते हैं इस मोशन में, एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन वाले मोशन में। तो 3 स्टेट हैं आपकी बेसिकली स्टेट ऑफ मोशन, ओके। अब यदि कोई बॉडी, बेसिकली मैं इसकी बात नहीं करना चाहूँगा वैसे, क्योंकि इसमें तो चेंज पहले से ही आता जाएगा, एक्सेलरेशन जैसे चेंज होता रहेगा इनर्शिया की प्रॉपर्टी वर्क करती रहेगी, ओके, ठीक है। लेकिन यदि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट कर दिया जाए, ओके, यहाँ पे एक बात याद रखना कि यदि मैंने एक्सेलरेशन को भी कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, तब एक अलग से प्रॉपर्टी बन जाएगी इनर्शिया की, वहाँ पे भी टेंडेंसी आएगी एक्सेलरेशन की, ओके। तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है लेकिन कांस्टेंट है। तो ये 3 स्टेट हो गई, ठीक है, इनको हटाऊँ मैं क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे लिखने का, ओके। ओके, तो स्टेट ऑफ मोशन क्या है? स्टेट ऑफ मोशन जिस भी मोशन में वो स्टेट कर रहा है, ओके, स्टे कर रहा है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग राइट नाउ, इफ समवन से टू मी, मेरे पापा आए ऊपर से मेरे को बोले बेटे ये जाके एक गिलास पानी लेके आना, ओके। मेरे पापा छत पे बैठे हैं, ओके, छत पे नहीं मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक। तो वहाँ पे बैठे मेरे को पापा बोले कि भाई एक गिलास पानी लेके आना। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से टू हिम, मैं क्या बोलूँगा कि पापा मैं लेक्चर बना रहा हूँ, प्लीज़ अपने आप ले लो, हाँ, यही तो बोलूँ मैं। दैट क्या है ये, क्या है? मेरा स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना चाहा, किसने? पापा ने। मैंने मना कर दिया, क्यों? ड्यू टू इनर्शिया। देखो ये एग्जाम्पल है केवल समझने की, इनर्शिया है क्या, कहीं पे भी लिख मत लेना, मेरे पीछे पड़ जाएगी दुनिया, ठीक है। ये जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ठीक। इनर्शिया बॉडी में कैसे तरीके से काम करती है। अब देखो इनर्शिया का एक अच्छा एग्जाम्पल जो दुनिया देती है, हर कोई देता है, मैं भी दे रहा हूँ, सारी के सारे टीचर उसको तो जरूर देते हैं, कोई भी हो, किस भी लेवल का हो। पंखा, फैन, ओके, शाहरुख खान का नहीं, हमारे घर का सबका, जो सीलिंग फैन होता है, ओके। वैसे आप टेबल फैन भी ले सकते हो, कोई भी फैन ले सकते हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है, सब में होता है। स्विच ऑफ किया मैंने फैन का स्विच ऑफ किया, बट फैन जो है एकदम से झुका नहीं, वो 2-3 चक्कर मार के रुका। ये क्या है? क्या हुआ होगा वहाँ पे? कभी सोचा है आप लोगों ने? What happened to the fan? जब हमने स्विच ऑफ कर दिया है, हमने सप्लाई रोक दी है, करंट नहीं जा रहा है, तब भी फैन रुका नहीं, तब भी वो मूव करता रहा। थोड़ी देर बाद होगा ऐसा ही कब होता है? जब हम स्विच ऑन करते हैं, पंखा एकदम से घूमने नहीं लगता, वो
घूमता है ना। 2-3 चक्कर पहले धीरे मारता है, ऐसा लगता है कि यार ज़बरदस्ती से काम करवा लिया, बेचारे को बंद कर दो, बहुत बच्चा था, इसको क्यों काम करवाने को दे दिया इसको, है ना। ऐसा ही फील आता है, नहीं आता, अब आएगा, ठीक है। आज से जब पंखा जब भी स्विच ऑफ और ऑन करोगे तो आपको ये माइंड में आएगी चीज़, ठीक, देख लेना। मैं बहुत साइकोलॉजी बहुत अच्छे से रीड करता हूँ आप लोगों की, ओके, ये याद रखना, ठीक। मैंने बीटेक में सब्जेक्ट पढ़ा है साइकोलॉजी का, पढ़ने से कुछ नहीं होता सर, समझ में भी आना चाहिए, तो मेरे को समझ में भी आती है, ओके। तो हमने क्या बोला, पंखे की बात करी, तो पंखा क्या करता है, पंखा वहाँ पे इनर्शिया प्रॉपर्टी को ही दिखाता है। हमें रोज इनर्शिया दिखाता है पंखा, लेकिन हम नहीं देखते, हम कभी नहीं देखते उसको। क्यों नहीं देखते, क्योंकि पढ़े नहीं, अब पढ़ लोगे तो अब समझ में आ जाएगा। देखो, पंखे का स्विच ऑन किया, पंखा एकदम से नहीं घूमा, क्यों, बिकॉज द पंखा वॉज इन रेस्ट, इट वॉज इन स्टेशनरी पोजिशन, वो स्टेशनरी पोजिशन में था, वो कुछ काम नहीं कर रहा था, सो रहा था। सोते सोते को उठाओगे तो एकदम कोई उठता थोड़ी है, धीरे से, हाँ ठीक है चलो उठ गए, बैठ गए। तो वही पंखा भी करता है, वो धीरे धीरे चलता है शुरुआत में, ओके। ये क्यों होता है, क्योंकि इनर्शिया उसको अपोज कर रहा था, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन को अपोज कर रहा था, कौन, इनर्शिया, ठीक है, कौन कर रहा था, इनर्शिया। अच्छा, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये भी याद रखना, मतलब हर किसी बॉडी में है ये, इट इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी, ये कहीं बाहर से नहीं आएगी उठ के, ठीक है, बाहर से नहीं आने वाली है, बाहर से इसको मोटिवेशन मिल सकता है बस, ये याद रखना, ठीक, इस प्रॉपर्टी को मोटिवेशन मिल सकता है। तो मैं क्या बोला कि वो अचानक से उठा और उसको काम करने लग गया, पंखा को काम करना, तो वो धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, अपनी स्पीड तेज करेगा, तो वहाँ पे इनर्शिया की प्रॉपर्टी धीरे धीरे खत्म होगी, ये अपोज जो है वो धीरे धीरे खत्म होगा, एकदम से खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। एकदम से कोई भी जो है ना, आप पूरी चॉकलेट नहीं खाई जा सकती, धीरे धीरे खाई जाएगी, ओके ना। हम उल्टी तरफ जाते हैं, जब स्विच ऑफ करें तो एकदम क्यों नहीं रुका, अब तो रुक जाना चाहिए था, अब तो उसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं बेटे, अब तो तू सो जा पड़ के, अब तो तू सो जा पड़ के, अब तूने बहुत काम कर लिया। तो ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अचानक से उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है। फोकस करो स्टेट पे, ठीक है, अब फोकस करो किस पे, स्टेट पे। पंखा अब घूम रहा था, उसको ऐसे ही मजा आ रहा था, पंखे को घूमने में अब मजा आ रहा था, अब मजा आ रहा था। अचानक से आपने सप्लाई रोक दी तो रुकेगा थोड़ी, वो घूमता रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कुछ देर, तो कुछ माइनर ऑफ सेकेंड्स उसको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी कुछ हुआ मेरे साथ अभी, ओके। वो क्या करेगा, थोड़ी देर तो घूमता रहेगा, लेकिन अचानक से उसको पता चलेगा कि हाँ भाई सप्लाई बंद हो गई, अब बंद करना है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी इनर्शिया की, नहीं 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 मैं बंद नहीं होंगी, मैं क्यों बंद हो जाऊँ, ओके, मैं थोड़ी देर घूमूंगी, ओके। तो जब तक इनर्शिया की प्रॉपर्टी अपोज कर सकती है, जब तक इनर्शिया की प्रॉपर्टी अपोज कर सकती है वो अपोज करेगी, लेकिन इनर्शिया प्रॉपर्टी को भी कुछ एक्सटर्नल सोर्स चाहिए ताकि वो अपोज कर सके। यदि एक्सटर्नल से कुछ पावर नहीं मिली, तो वो भी क्या कर देगी, अपने आप को स्विच ऑफ कर देगी, मतलब वो भी प्रॉपर्टी अपने आप को कन्वर्ट कर देगी, ओके। मतलब ये प्रॉपर्टी इनर्शिया प्रॉपर्टी स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड नहीं करती, स्टेट पे। ये बात हमें पता चल गई, स्टेट कोई भी हो, चाहे वो हो मोशन, चाहे वो हो रेस्ट, चाहे वो एक्सेलरेटिंग मोशन, लेकिन इनर्शिया वहाँ पे वर्क करता है, इनर्शिया वहाँ वर्क करता है। जब भी कभी यदा यदा ही धर्मस्य, नहीं, मतलब जब भी कभी मोशन में चेंज होगा, इफ देर इज एनी चेंज इन मोशन, inertia will come into picture and try to oppose the change in state of the motion. That is the property of inertia. मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, और आज के बाद मतलब बैक बेंचर को भी यदि मैं सुन रहा हूँ, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया है ना, यदि मेरे को बैक बेंचर भी सुन रहा है तो वो भी बोल दिया होगा कि सर मज़ा आया, है ना। इनर्शिया के लिए कोई डाउट नहीं बचा होगा, ओके। अच्छा, याद रखना, वैसे कोई फालतू की चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ ना, लिटरली बोल रहा हूँ कि इट्स जस्ट अ फालतू की चीज़, कि इनर्शिया को जब हम ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ेंगे, ओके, बेसिकली इस चैप्टर में जो हम इनर्शिया पढ़ने वाले हैं,
इनर्शिया को डिपेंड करेगा, डिफाइन करने की कोशिश करेगा मास। कौन डिफाइन करेगा? मास करेगा, मास। ओके, मास। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इनर्शिया की प्रॉपर्टी। ठीक है, जितना बड़ा घर का आदमी उतनी ही ज़्यादा कम काम करने की उसको आज़ादी, उतना ही आराम करने की आज़ादी। और जितना छोटा व्यक्ति उसको उतना ही ज़्यादा उछल कूद करना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा। हाँ या ना? जल्दी बोल दो। इनर्शिया को मैंने आपको घर से समझा दिया पूरा बैठ के कि घर में क्या हो रहा है, वही सब इनर्शिया है। ओके, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कहानी को। अब हम कहानी स्टार्ट करेंगे और कहानी स्टार्ट होगी लॉज ऑफ मोशन से। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बेसिक है और सब कुछ यही है सब कुछ। ठीक है, न्यूटन बाबा आया था, न्यूटन बाबा ने लॉज ऑफ मोशन दे दिए थे और उसने पहला 3 लॉ दिए थे, उसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लॉ तो लिखना भूल ही गया मैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, वही इनर्शिया। उसको दूसरे वर्ड्स में हमें डिफाइन करना है बस, और कुछ नहीं। न्यूटन ने और कुछ नहीं किया। ही सेड कि इफ देयर इज अ बॉडी is in motion, it will continue in motion, in that motion लिख देते हैं, in that motion, and if there is a body is in rest, comma, it will be in rest, until or unless, अच्छा, और until or unless there is an external force which try to change the state, यहाँ पे लिख लो, its state of motion, until and unless there is an external force which try to oppose या which try to change its state of motion. ओके, जब तक कि कोई भी बाहर से फोर्स आएगा और वो बॉडी पे लगेगा, जिससे उसकी स्टेट की चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है, मोशन के चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है, जब तक वो नहीं लगेगा, ठीक है, तब तक वो बॉडी उसी में रहेगी। और यहाँ पे मैं एक वर्ड लगा लूँ, और प्लीज़ लेट मी अलाउ इट, कि एक्सटर्नल नेट फोर्स। एक्सटर्नल होना चाहिए, पहली बात बाह्य होना चाहिए, बाहर से लगे, ठीक, आउट ऑफ द डोर। ओके, एंड नेट फोर्स होना चाहिए। मैंने नेट फोर्स, वैसे फोर्स भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं बोलने वाला। यदि कोई गलत बोल दे तो मुझे बता देना, मैं मारूंगा उसको पकड़ के, लेकिन नेट फोर्स लगाओ तो बेहतर है। ओके, ये पूरा स्टेटमेंट था। अब देखो, ध्यान से देखो, तो ये कुछ अदर वर्ड्स अदर हैं, लेकिन प्रॉपर्टी दिखा रहा है इनर्शिया की। इनर्शिया में तो यही बोल रहा था, ध्यान से सुनो। इनर्शिया क्या बोल रहा था? इनर्शिया कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करेगी, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करेगी। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन कब हो सकता है? जब बाहर से कोई बल आए, बाहर से कोई फोर्स लगे। बल का मतलब फोर्स। ओके, तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा बॉडी पे, तब तक चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अभी कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर मैंने एक बॉल घेरी, ऐसे घेरी
और वो कुछ देर बाद जाके रुक गई। मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगा, ना बॉल पे कोई बाहर से कोई फोर्स लगा, बॉल रुक कैसे गई? आप तो बोल रहे हो कि जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तब तक रुकनी नहीं चाहिए थी वो। यही तो है, बॉल स्टेट ऑफ मोशन क्या था उसका? मूविंग था, तो वो मूविंग रहती रहनी चाहिए थी दुनिया भर तक जब तक वो चाहे। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हो, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग दैट देयर आर टू रेजिस्टिव फोर्स। यहाँ पे दो रेजिस्टिव फोर्स है जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी को ख़त्म करके अपनी प्रॉपर्टी चलाएंगे, अपनी मनमानी चलाएंगे, और वही रेजिस्टिव फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होंगे। देखो जरा, बेसिकली पहली बात तो यदि बॉल इस तरफ घूम रही है तो देयर विल बी अ म्यू इनटू एन फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट में। और यदि आसपास में सराउंडिंग में एयर है तो देयर विल बी अ एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, हालांकि उसके अलावा भी बहुत फोर्स हो गए, जो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर हो गए यहाँ पे। ठीक है, पी वर्क करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स करेगी, वेट डाउनवर्ड काम करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपके दो ही फोर्स दिखा रहा हूँ, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, जो उसकी बॉडी को रोक रहे हैं। एक्चुअली में जो इफेक्टिव फोर्स लग रहा है इन पे रोकने के लिए बॉल को, वो इन दोनों का ही लग रहा है, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। मतलब ये लॉ बोलता है, ये लॉ कि यदि फ्रिक्शन को हटा दिया जाए, एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए, सब फोर्स हटा दिया जाए, बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, देयर इज नो फोर्स ऑन द बॉडी। ये लॉ बोलता है कि इफ देयर इज नो external force on the body, okay, comma, it will never going to change its state of motion. स्टेट ऑफ मोशन कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी यदि चल रही है तो वो चलती रहेगी, यदि रुकी हुई है, स्टेशनरी है तो रुकी रहेगी, जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगाओ, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाओ। यदि वो चल रही है तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ही नहीं करने वाली जब तक उस पर फोर्स ना लगाओ। न्यूटन ने क्या बताया था इसके लिए? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था। उसने कहा कि यदि मैं उस टाइम पे तो अजूबा लग रहा था लोगों को, यार पैर में फंस गया है वो, ठीक, अजूबा लग रहा था उस टाइम पे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पागल हो गया न्यूटन एक्चुअली में पागल ही था। लेकिन ठीक है, उस टाइम पे लोगों ने समझा नहीं, बाद में समझ पाए कि न्यूटन ने बोला कि यदि मैं कोई ऐसा सरफेस बना दूँ, कि जिस पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, एकदम फ्रिक्शन चिकना, एकदम ठीक, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, और वहाँ से मैं एटमॉस्फेयर को हटा दूँ, ओके, और वहाँ पे मैंने एक बॉल डाली, ऐसे बॉल डाल दी। उसने बोला कि भाई यदि ये सरफेस को इन्फिनिटी तक ले जाऊँगा मैं तो वो बॉल इन्फिनिटी तक ही जाएगी, वो फोर्स इन्फिनिटी तक ही जाएगी, क्योंकि इस पर कोई रेजिस्टिव फोर्स ही नहीं लग रहा, कोई अपोज ही नहीं कर रहा है, उस पर कोई अपोज ही नहीं कर रहा है। और आपने उसको शुरुआत में एक फोर्स देके हटा दिया हो, आपने शुरुआत में एक फोर्स देके बॉल को एक फोर्स दिया, गिरा नीचे की तरफ और हट के, अब बॉल पे कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है तो उस शुरुआत में लगे फोर्स की वजह से वो आगे बढ़ती जाएगी। हाँ जी, ये बहुत अजूबा था। उसने कोशिश की थी इसके थ्रू कुछ ऐसा सिस्टम बनाने की कि जिसमें बस एक बार पावर दो और पार लगा दे, वो इन्फिनिटी तक हमको कुछ आउटपुट दिए जाए। ये न्यूटन की सोच थी, मतलब थिंकिंग थी, ठीक है, कुछ और सोच लेते हैं, है ना। तो ये थिंकिंग थी फर्स्ट लॉ के पीछे। बहुत ही मतलब टीचर लोग इसको फील लेके पढ़ाते ही नहीं है। हाँ, इसको ये सोचते हैं कि बस ये 2 लाइन है, ऐसे लिखो और बात काम खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई साहब पूरी कहानी है इसके पीछे, उसकी पूरी ज़िंदगी है। हटा दूँ? चलिए, पूरी ज़िंदगी है फर्स्ट लॉ के पीछे। हाँ जी, डेडिकेटेड है। चलिए,
फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ की, क्योंकि सेकंड लॉ हम सबसे लेट पढ़ेंगे। सेकंड लॉ हम सबसे लेट पढ़ेंगे क्योंकि सेकंड लॉ में डिस्कशन ज़्यादा होगा। थर्ड लॉ में सबसे कम डिस्कशन है, सबसे कम, क्योंकि सबसे इजी लॉ था ये, सबसे इजी। दुनिया में आज तक जितने भी लॉ बने हैं, जितने भी लॉ बने हैं उसमें सबसे सिंपल लॉ ये है। और ये लॉ भारत में पहले से कई सारी कहावतों में सुनाई देता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा, जैसा बोया वैसा काटा, है ना। कहीं सुना है ना, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। है तो मूवी का नाम भी है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। गोविंदा की मूवी है, देख लेना, बहुत पुरानी मूवी है। शक्ति कपूर और कादर खान और गोविंदा, ये तीनों हैं। कादर खान वॉज द ग्रैंडपा, शक्ति कपूर वॉज द फादर एंड गोविंदा वॉज सन। ओके, तो ये मूवी थी, बहुत खतरनाक मूवी है, मतलब बचपन में देखी थी। ठीक, आप भी देख सकते हो क्योंकि अभी आपका बचपन ही चल रहा है। ओके, तो थर्ड लॉ क्या कहता है? जैसी करनी वैसी करनी भरनी, मतलब every action, every action has equal and opposite reaction। देखो, इसको केवल और केवल एक ही बंदा था दुनिया में जो तोड़ पाया। हाँ जी, इसको तोड़ने वाला, इस लॉ को तोड़ने वाला दुनिया में केवल और केवल एक ही बंदा था। ठीक है, इसीलिए उसका नाम पूरी दुनिया में फेमस है। आजकल हमारे नोटों में भी वो छपते हैं। एक गोल सा चश्मा लगाते हैं, बाल गायब हैं, धोती पहनते हैं, डांडी लेके चलते हैं। आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मिस्टर गांधी जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। ही वॉज अ ग्रेट मैन। ओके, हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, हम इनके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, बट ये तो मानना ही पड़ेगा कि ही वॉज अ ग्रेट मैन। ओके, हम कुछ भी और सोचें उनके बारे में, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम पॉलिटिसाइज नहीं होंगे, लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया था। कि उन्होंने बोला कि एवरी एक्शन इजंट, देयर इज़ नो नेसेसरी कि वहाँ पे इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हो। ठीक है, हाँ, ये उसने क्लियर कर दिया था कि भैया तुम एक मारोगे तो मैं दूसरा गाल भी पेश कर दूंगा, लेकिन रिएक्शन नहीं दूंगा। ओके, रिएक्शन नहीं दूंगा। जनरली ऐसा नहीं होता है। और किसी भी, यदि मैं बॉडी की बात करूं, मैं फिजिक्स की बात करूं, मैं जो है लाइफलेस बॉडीज़ की बात करूं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये लॉ तोड़ने की पावर केवल ह्यूमन में ही है, और किसी में नहीं है, और किसी में नहीं है। ओके, तो ये आपको आपका पूरा का पूरा मंत्र है। ये इसको याद रखिएगा कि यदि किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा है तो आपको कभी ना कभी तो ठीक है, आगे बताना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, ठा ठू, ओके, ये करना ही पड़ेगा। यही फिजिक्स का नियम है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये गिवन, बिल्कुल पक्का है, होना ही है। इसको समझने के लिए आप कैसे समझ सकते हो? इसको समझना भी तो ज़रूरी है, मतलब सिंपल है, ठीक है, लेकिन कहानी तो इसके पीछे भी होगी। समझो जरा, चीज़ को समझो। अब मजाक की बात अलग है कि आपने किसी को थप्पड़ मारा और उसने भी आपसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन ऐसा जनरली कभी कभी नहीं होता है ना। तो ये लॉ टूट गया क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे भी नहीं टूटा ये लॉ भाई साहब, वहाँ पे भी नहीं टूटा। ध्यान से समझो क्या है। किसी ने आपको स्लैप किया, थप्पड़ मारा, ध्यान से देखना उसका हाथ, तभी के तभी उसका हाथ रेडिश हो रहा होगा। अभी मेरा भी हाथ थोड़ा रेडिश हो रहा है, ऐसा नहीं मैंने थप्पड़ नहीं मारा है किसी को, लेकिन हो रहा है। ठीक है, तो उसका हाथ अचानक से रेडिश हो गया होगा यदि कस के थप्पड़ मारा होगा। और आपका गाल देखना, आपका गाल भी थोड़ा रेडिश हो रहा होगा। वे क्या है, रेडिश जो आया है वो कैसे आया है? वो रिएक्शन से आया है। यदि कोई आपको थप्पड़ मारता है तो उसको भी सेम इम्पैक्ट लगता है, हाथ पे दर्द होता है, चीस मारती है। याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन।
आप ये मत समझना कि आपने आपको थप्पड़ मारा तो आपने रिएक्शन दी, वो रिएक्शन नहीं है, वो तो फिर से आपने एक्शन किया, एक्शन पे एक्शन किया, लेकिन एक्शन होते ही साथ में ही जैसे ही एक्शन हुआ उसी टाइम पे रिएक्शन होती है, उसी सेकंड उसी एरिया में और वहीं के वहीं, ठीक है, अभी के अभी। क्लियर है? मतलब ये यदि ये ब्लॉक पड़ा है, इससे आपको समझो मास m का ब्लॉक पड़ा है, इसका वेट नीचे की तरफ वर्क कर रहा होगा, वेट mg, वर्क कौन करता है? वेट करता है, मास नहीं करता, याद रखना। ओके, वेट इसका नीचे की तरफ वर्क कर रहा है तो उस पर एक रिएक्शन फोर्स हमेशा लगेगा और इसी के अपोजिट लगेगा, हमेशा याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बहुत फेमस है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसके अकॉर्डिंग एक्शन का रिएक्शन जरूरी है, एक्शन का रिएक्शन जरूरी है। तो अभी मैंने समझा दिया कि गांधी जी ने भी इस लॉ को ऊपर ऊपर से तोड़ा, अंदर से नहीं तोड़ पाए, इम्पॉसिबल है। हटा दूँ? इम्पॉसिबल है किसी भी लॉ को तोड़ना। यदि वो लॉ बन गया है, कोई चीज़ यदि लॉ बन गई है तो याद रखिएगा वो यूनिवर्सल हो गई है। नहीं तो वो प्रिंसिपल होती। वो क्या होती? प्रिंसिपल। अच्छा, अब हम सेकंड लॉ की बात करेंगे। अब बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। चलिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का द्वितीय नियम। मोशन का मतलब गति, सेकंड का मतलब द्वितीय, और लॉ का मतलब नियम। स्टार्ट करें इसकी बात। चलिए इसकी बात करते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या बोला कि द नेट फोर्स, याद रखना नेट फोर्स की बात करी, फोर्स की बात उसने नहीं करी। टीचर लोग फोर्स लिखा देते हैं, गलती करते हैं। फोर्स की बात नहीं की, नेट फोर्स की बात करी थी। ओके, मतलब वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस पर, किसी भी बॉडी में, उनका वेक्टर एडिशन कर दो, दैट विल बी द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। ओके, आप स्केलर वेक्टर तो जानते ही हो, तो आपको पता ही है। तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time। रट डालो इसको सेंटेंस को तो, कि भाई साहब किसी भी बोर्ड पे यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है तो वहाँ पे नेट फोर्स होगा, और नेट फोर्स कितने के इक्वल होगा? उसी के इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द नेट फोर्स वर्किंग ऑन द बॉडी। इट्स द नेट फोर्स, नॉट द फोर्स, नॉट द पर्टिकुलर फोर्स। किसी पर्टिकुलर फोर्स की बात नहीं होती है। ये बताता है सेकेंड लॉ कि कंप्लीट जितने भी फोर्स लग रहे हैं किसी भी बॉडी पे, 10 फोर्स लग रहे हैं, मान लिया कि दिस इज द बॉडी एंड ये फोर्स लग रहा है, 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 एयर फोर्स लग रहा है, बाह्य फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये कुछ अंदर से आ रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ खींच रहे हैं, कुछ अंदर को यूँ खींच रहे हैं, ठीक है। कई सारे फोर्स लग रहे हैं, 20 यो फोर्स लग रहे हैं, 20 फोर्स। ओके, उनका नेट एडिशन मतलब 1 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर सब में लगा दो, 2-2 का पेयर बनाओ और पैरेललोग्राम लगा दो। या उसके लिए भी बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। एक तरीका बहुत आसान है, हम वैसे तो हमारे पास अब सिलेबस में है नहीं उसके क्वेश्चन, कभी आएंगे भी नहीं आपको टर्न पर ही, लेकिन पहले आते थे, पहले करते थे हम लोग। ओके, तो हम उस तरीके से भी ऐड करके निकाल सकते हैं। ओके, तो हम किसी भी तरीके से नेट फोर्स निकालना है और चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी निकालना है। हमने हमेशा पाया कि ये दोनों इक्वल आए, ये दोनों इक्वल आए, ये दोनों इक्वल आए हमेशा। तो इसीलिए इसको लॉ बना दिया गया कि भाई हम नहीं जानते हो कैसे आ रहा। हाँ जी, लॉ की कहानी यही है। लॉ किसको बनाया गया, ये चीज़ याद करो पहले। लॉ उसको बोला गया जिसके बारे में हम समझ ही नहीं पाए ये हो क्यों रहा है, वाई इट इज़ हैपनिंग। इफ़ वी डोंट नो
if we don't know कि why it is happening, but it is happening, this is a certain thing. Okay, ये हो रहा है, ये अपने को पता है बा, ये पता है अपने को, लेकिन हो क्यों रहा है ये नहीं पता. We don't know why it is happening, but we know that is happening, that is always going to be happen. हमेशा होगा, ये हमेशा होगा. आंख बंद करके बोल सकते हैं ये होगा जरूर, आंख खोलो है, ठीक है. लेकिन कोई पूछे तो जरा कि क्या सोचा और कहा अलविदा, नहीं ऐसा हुआ क्यों, व्हाई इट इज हैपनिंग, तो उसका आंसर नहीं है. तभी वर्ड आया लॉ, कि भैया इसको लॉ बोल दो, ये प्रकृति के नियम है, इसमें हम छेड़ और छाड़ कुछ नहीं कर सकते, इनका ब्रेकडाउन नहीं पॉसिबल है पहली बार, और इनकी हमें ये नहीं पता हो क्यों रहा है ये, ठीक है, इसका कॉज नहीं पता हमको, ठीक है. तो अब इसको क्या बोल देंगे, लॉ बोल देंगे. हम प्रूफ नहीं कर सकते, हम प्रूफ नहीं कर सकते इन दोनों को एक दूसरे से इक्वल, ठीक है. बस ये कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, दोनों इक्वल आएंगी. इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, दोनों इक्वल आएंगी, बस. इसके अलावा कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, इसके अलावा कोई भी प्रूफ नहीं है. ऐसे ही फर्स्ट लॉ का भी हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, बस ये पता चला है कि होता है, यही कह सकते हैं कि दिस इज द प्रूफ. क्यों हो रहा है कुछ नहीं पता. हाँ, लिटरली आप बोलने लग जाओ इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से हो रहा है. सर इनर्शिया क्यों है, इनर्शिया की वजह से हो रहा है. इनर्शिया तो आपने बना ली ना, आपने ज़बरदस्ती बना ली कि अच्छा ऐसी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी क्यों है, वो प्रॉपर्टी है क्यों, इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास. ऐसे एक्शन का रिएक्शन क्यों है बस है क्यों है, कुछ जवाब नहीं है. ओके, कोई भी आंसर नहीं पॉसिबल है उसका, इसीलिए उनको लॉ बना दिया गया. जहाँ पे भी आप कभी फिजिक्स में लॉ देखोगे तो वहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि वहाँ पे मैं आपको ये बताने में असमर्थ रहूँगा, ठीक है, कैपेबल नहीं हूँ आपको कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है. अभी मैं आपको जब ग्रेविटेशन आएगा तो वहाँ पे फोर्स फॉर्मूला पढ़ाऊँगा, F=gm/2/r². मैं वहाँ पे नहीं बता सकता आपको ये हो क्यों रहा है, ये न हो क्यों रहा है नहीं बता सकता मैं, कोई नहीं बता सकता. कोई आके खड़ा होकर बता दे कि सर ऐसे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, इनका नाम चेंज हो जाएगा, लॉ की जगह प्रिंसिपल हो जाएंगे, ठीक है. तो ठीक है, तो यहाँ से याद आया हमें कि F net = del P अपॉन del T, या फिर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन फॉर्म यूज़ कर लें तो F net है TP अपॉन TT, वेयर P = मोमेंटम. P क्या है, मोमेंटम है. ओके, अब अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि रेट ये है, चेंज ये है, और मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये रहा. ओके, ये याद करने का तरीका है, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाने का तरीका है. इसको बोलेंगे रेट, इसको बोलेंगे चेंज, इसको बोलेंगे मोमेंटम, इसको बोलेंगे टाइम. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब डिनोमिनेटर. क्लियर, बहुत बढ़िया. मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम का मतलब mv, एंड दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. तो p वेक्टर = mv वेक्टर. यदि मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज आ रहा है तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो जरूर रहा होगा, तो यदि मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड mv1. ओके, और मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड mvf. ओके, चेंज का मतलब याद रखो, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज एंड डिफरेंस में फ़र्क है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड डिफरेंस. ओके, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाओ, चेंज का मतलब फाइनल में से इनिशियल घटाओ. ओके, ये याद रखना. ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें हैं. VF - VI m कॉमन हो जाएगा. If I put this thing over there, तो I'll get कि F net comes equal to mVF - VI upon del T. What is VF - VI? That is a change in velocity. That is the change in velocity with respect to time. Now look at here, this is the change in velocity upon time, that will equal to the basic definition of acceleration. That will be the basic definition of acceleration, F net = m into a, and this is the most famous formula of this second law of motion. कई सारे तो टीचरों को पता ही नहीं है, वो F = ma पढ़ाते हैं,
वी टीच करते हैं F net इक्वल टू एम ए। उनको ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है, उनको बस ये पता है कि ये डेफिनेशन है और ये इसका फॉर्मूला है, बस ये कहाँ से आया कुछ पता नहीं। हालांकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, हालांकि रॉकेट साइंस के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे, आज यहीं रोकूंगा मैं। और हाँ बिल्कुल सही बात है, आज के लेक्चर में कोई भी न्यूमेरिकल का डिस्कशन नहीं हुआ है, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं आज के न्यूमेरिकल में। ओके, आज के लेक्चर में लॉज ऑफ मोशन तीनों खत्म हो गए, कल से एफबीडी पढ़ेंगे हम। हाँ जी, और कल के लेक्चर से स्टार्ट हो जाएंगे न्यूमेरिकल, कल के ही लेक्चर से स्टार्ट हो जाएंगे। कम से कम इस चैप्टर में यदि हमने 25 से न्यूमेरिकल हमने अपने आप कर ली, मैंने लेक्चर में करा दिया आप लोगों को, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर समझ में आ गया तो आगे का वर्क एनर्जी, पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ग्रेविटेशन बड़े आराम से समझ में आएगा, ईजी लगेंगे, बहुत चैप्टर ईजी लगेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं रोकते हैं और कल देखेंगे आगे की चीज़। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।